बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे और हमारा लेक्चर है जो लास्ट हमारा लेक्चर था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। आज की इस वीडियो में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की एग्जाम्पल से रिलेटेड टॉपिक जो सा है वो हमारी बुक पे है, हम उसको बड़ी डिटेल में कवर करेंगे। तो आज ये हमारा लेक्चर नंबर 71 है जो स्क्रीन में आपके सामने है। टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की एग्जांपल्स, और ये टॉपिक एग्जाम में आप लोगों के लिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पहला पॉइंट है इसमें, अ मैन डाइविंग फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड। अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पैराग्राफ को आप इस डायग्राम की मदद से ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर एक डायग्राम ऐड है, ये रही। अच्छा देखें, जब एक डाइवर जंप करता है तो वो स्ट्रेट पोजीशन में इस तरह से खड़ा होता है और उसने अपनी दोनों हाथ और अपनी टांगे जो सी हैं वो स्ट्रेच की होती हैं स्ट्रेट पॉइंट के अंदर। इस वक्त अगर बेली बटन को सेंटर माना जाए तो इसके हाथ के किनारों तक इसका जो रेडियस है वो रेडियस इसका आर, लार्ज रेडियस बनता है यहां तक। ठीक है, ये रेडियस इसका लार्ज होता है। और जब ये रेडियस इसका लार्ज है, जंप करने के बाद इसने क्या किया, अपने आप को स्टक पोजीशन में ले आया। अब देखिए, स्टक पोजीशन में इसने अपनी टांगे और बाजू जो से हैं वो अपनी चिन के साथ जोड़ लिए हैं। तो इसका जो बेली बटन का सेंटर पॉइंट है वहां से लेकर इसके जो हेड तक का रेडियस है आर, ये डिक्रीज हो जाएगा। जब इसका रेडियस डिक्रीज होगा तो याद रखिए आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। जब इसका स्टूडेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है तो आई का ओमेगा के साथ, एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेशन इनवर्स होता है। तो जब आई कम होगा तो ओमेगा अपने आप क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इसका जो समर सॉल्ट है, इसकी जो घूमने की स्पीड है वो अपने आप तेज हो जाएगी। ये ज्यादा जल्दी से क्या करेगा, अपनी एक्सिस के गिर्द घूमेगा। जब ये पानी में गिरने के करीब तरीन होता है तो ये अपने दोनों हाथ और अपनी टांगे एक्सटेंड कर लेता है, जैसे आपको इमेज में नजर आ रहा है। तो इस वक्त इसका जो रेडियस है वो लार्ज हो जाता है, और रेडियस लार्ज होने से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सा है वो इंक्रीज होता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होने से एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होती है। इस वजह से बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन के अंदर एक बड़े जेंटल स्पीड के साथ स्मूथ तरीके से पानी के अंदर एंटर हो जाता है। तो अब देखें, जब ये स्पिन कर रहा था, जब ये एयर में था, तो उस वक्त इसका एंगुलर मोमेंटम जो सा है वो I1 और ओमेगा 1 था। जैसे ही इसने अपने दोनों बाजुओं को एक्सटेंड किया, इसका एंगुलर मोमेंटम I2 ओमेगा 2 हो गया। तो ये दोनों मोमेंटम स्टूडेंट इसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। ये एंगुलर मोमेंटम की एक बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो आप इस पिक्चर में देख रहे थे। अब ये हमारा बुक का पैराग्राफ है। अ डाइवर जंप्स अ स्प्रिंग बोर्ड हैज टू टेक अ फ्यू समरसॉल्ट इन एयर बिफोर टचिंग द वाटर। पानी पे टकराने से पहले वो कुछ एक्स्ट्रा समरसॉल्ट लेता है। After leaving the springboard, he curled his body by rolling arms and legs in. Due to this, his moment of inertia decreased and he spin in the mid-air with a large angular velocity. हवा में उसकी जो angular velocity है वो increase हो जाती है। When he is about to touch the water surface, he stretch out his arm and gets a smooth dive. This is an example of law of conservation of angular momentum. तो exactly वही चीज जो स्टूडेंट्स आपने देखी इस इमेज के अंदर, वो उस पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन की गई हुई है। तो यहां से आप अंदाजा कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमारी कॉमन लाइफ के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक फैक्टर मैं एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करना चाहूंगा स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर जिन्होंने मेरा अटेंड किया, उस लेक्चर में हमने बिल्कुल लास्ट के ऊपर बात की थी एक्सिस ऑफ रोटेशन यूनिफॉर्म रहना चाहिए।
तो आप इस इमेज में देखें, जिस पॉइंट के गिर्द जंप करेगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो सा है वो सेम रहेगा, डाइवर का वो चेंज नहीं होगा। ये इस एक्सिस के गिर्द ही रिवॉल्व करता हुआ समरसॉल्ट लेता हुआ पानी के अंदर डाइव कर जाएगा। में एक्सटर्नल कोई भी टॉर्क नहीं है, इसकी जो रोटेशन है, इसकी जो समरसॉल्ट है, ये यूनिफॉर्म है और ये इंटरनल फोर्स की वजह से है। कोई एक्सटर्नल बॉडी इसके ऊपर एक टॉर्क प्रोड्यूस करके इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन को डिस्टर्ब नहीं कर रही है। तो वो पॉइंट जो सा लास्ट पर मैंने शेयर किया था लास्ट लेक्चर में, वो यहां भी इस एग्जांपल में आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो रहा होगा, आपको वेरीफाई हो रहा होगा। अच्छा स्टूडेंट, हमारी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है स्पिनिंग आइस स्केटर। आइस स्केटर एक गेम है, एक स्पोर्ट्समैनशिप का एक इवेंट है। इसमें एक स्पोर्ट्समैन एक पॉइंट पे आइस के ऊपर खड़े होकर अपने स्केटिंग शूज के साथ अपनी स्पिन एंगुलर मोशन को चेंज करता है। तो वो बेसिकली वहां पर अपना एंगुलर मोमेंटम जो सा है वो कंजर्व कर रहा होता है। अगर वो ऐसा ना करे तो उसके लिए स्टूडेंट्स ये पॉसिबल नहीं है कि वो उस सरफेस के ऊपर जो सा है वो स्मूथली स्पिन कर सके। तो आप देखें इस डायग्राम के अंदर ये एक आइस स्केटर स्पोर्ट्समैन है जो अपने एक फिक्स एक्सिस के गिर्द क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। अगर ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके गिर्द ये स्पिन कर रहा है, इस वक्त इसके दोनों हाथ जो उनसे हैं वो क्लोज हैं और इसकी एक टांग का जो घुटना है वो दूसरी टांग के ऊपर है। यानी इस तरीके से ये क्या कर रहा है, इस तरीके से ये अपना जो बाहर का रेडियस है ना उसको कम कर रहा है। और जब ये रेडियस कम करेगा तो बेसिकली स्टूडेंट ये अपना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस करता है। और अब आप लास्ट में रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा है कि आई का ओमेगा के साथ जो रिलेशन होता है स्टूडेंट वो इनवर्स होता है। तो जब आप देखो आई कम हो जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी इसकी बढ़ जाएगी। तो इस स्टेट के अंदर ये ज्यादा तेज तेज रिवॉल्व करेगा। लेकिन जब इसने अपने आप को रोकना है इस आइस स्केटिंग के ऊपर, इस आइस के ऊपर, तो अब ये क्या करेगा, ये अपने दोनों हाथ एक्सटेंड कर लेगा और अपनी एक टांग को भी स्ट्रेच कर लेगा। अब इस पॉइंट के ऊपर इसका जो रेडियस है वो लार्ज हो गया, ठीक है। रेडियस लार्ज होने से इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने से इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी और ये एक टाइम के बाद यहां पर अपनी स्पीड को इतना ज्यादा स्लो डाउन कर लेगा कि ये यहां से आसानी से या तो आगे मूव कर जाएगा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर या वहां पे रुक जाएगा, अपनी जो स्पिन मोशन है उसको स्टॉप कर लेगा। तो स्टूडेंट जब उसने अपने हाथों को क्लोज किया हुआ था तो उस वक्त उसका एंगुलर मोमेंटम था I1 ओमेगा 1 और जब उसने अपने हाथों को एक्सटेंड किया हुआ था उस वक्त उसका एंगुलर मोमेंटम था I2 ओमेगा 2। तो यहां पर टोटल जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आप देखिए स्टूडेंट पैराग्राफ में, इंक्रीज इन एंगुलर वेलोसिटी ब्रिंग द स्ट्रेच लेग्स क्लोज एंड डिक्रीज इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इनर्शिया and when he stretches his hands and legs outward the moment of inertia decrease and angular speed decreases। तो ये वो सारी कहानी जो यहां पर मैंने इस डायग्राम की मदद से आपको एक्सप्लेन की वो इस पैराग्राफ के अंदर स्टूडेंट हमारी बुक में लिखी हुई है, जो एग्जाम में एक बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। आप इस पैराग्राफ को याद करने के लिए कॉन्सेप्ट को अगर समझ लेते हैं तो बाकी पैराग्राफ आप अपना सेल्फ राइट में लिख सकते हैं। स्पिनिंग जब अपने क्लोज आर्म के साथ थी तो उस वक्त उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम था और एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा थी, और जब उसने एक्सटेंडेड के आर्म्स के साथ स्पिन करना शुरू किया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया और उसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। तो ये स्टूडेंट 3 पॉइंट्स अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका एग्जाम का ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा और आप इसको याद करके 2 मार्क्स भी हासिल करेंगे। इसकी एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल है, एक शख्स जिसके हाथ में डंबल है, वेट है दोनों तरफ, वो एक टर्न टेबल के ऊपर खड़ा हुआ है। जब इसने अपने दोनों हाथ एक्सटेंड किए हुए हैं तो इसका रेडियस जो सा है वो ज्यादा है। रेडियस ज्यादा होने की वजह से इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा
और इसकी एंगुलर स्पीड जो सी है वो स्लो होगी। ये पहली कंडीशन है। इस वक्त इसका एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1 से लिखा जा सकता है। अगले स्टेप में जब ये ट्रांसफर करेगा अपने आप को, ये इसी टाइम टेबल पर अपने दोनों हाथ इस तरह से क्लोज कर लेगा जैसा कि आपको इमेज में नजर आ रहा है। तो इस वक्त इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कम हो जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने से इसकी एंगुलर स्पीड जो सी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो चेंज होकर I2 ओमेगा 2 हो जाएगा। लेकिन टोटल एंगुलर मोमेंटम इन दोनों का क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। लिहाजा नेट जो एंगुलर मोमेंटम है वो वेरीफाई करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को। तो स्टूडेंट ये एक तीसरी एग्जांपल है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को यहाँ पर इसकी अहमियत को साबित कर रही है, इसकी इंपॉर्टेंस को साबित कर रही है। तो आप तीनों एग्जांपल्स के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो तकरीबन सेम है, बल्कि तकरीबन क्या 100% सेम है, कंडीशंस डिफरेंट है। तो ये आप एक चीज को याद रखेंगे, आई इनवर्सली रिलेटेड टू ओमेगा। जहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा वहां एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, और इसके वाइस वर्सा। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट है वो है फ्लाई व्हील। ये हमारी बुक का पैराग्राफ है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए नेक्स्ट इन स्लाइड्स को आप डिटेल के साथ समझें। फ्लाई व्हील है क्या? सबसे पहली बात, फ्लाई व्हील एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जो एक हैवी व्हील के ऊपर एक एक्सल के साथ अटैच होती है। ये सिस्टम में रोटेशनल एनर्जी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये किसी सिस्टम के अंदर स्मूथ रोटेशन के लिए इस्तेमाल होती है। इसका ज्यादातर इस्तेमाल जो सा है वो बाइसाइकिल्स और व्हीकल्स में होता है, या इंडस्ट्रीज की हैवी मशीनरीज के अंदर होता है। ये एक इमेज आपके सामने नजर आ रहा है। हैवी मशीनरीज के अंदर ऐसे व्हील्स जो एक्सेल के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं उन्हें फ्लाई व्हील्स कहते हैं, जो रोटेशनल एनर्जी को मेंटेन कर रहे होते हैं। और ये फ्लाई व्हील्स भी किसी भी किस्म की मशीन के अंदर एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ये कैसे काम करते हैं? एनर्जी स्टोरेज इनका सबसे पहला मकसद है। हैवी व्हील्स होते हैं, ये अपने अंदर रोटेशन के साथ एंगुलर काइनेटिक एनर्जी स्टोर कर लेते हैं, और जरूरत पड़ने पे ये उस एनर्जी को रिलीज करते हैं जिससे फायदा उठाया जाता है। इसके अलावा स्मूथ फ्लक्चुएशंस by resisting sudden speed changes, the flywheel evens out irregular power output। बाजुकात जैसे आप बड़ी शिप्स की बात कर लें, उन शिप्स पे जा रहे हैं तो उसका जो टर्बो रोटेट कर रहा होता है, उस टर्बो में फ्लक्चुएशन से बचने के लिए फ्लाई व्हील्स को इस्तेमाल किया जाता है। फ्लाई व्हील्स एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए उस टर्बो के या उस फैन के जो इंजन चलाने के लिए जरूरी है उसकी यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड को मेंटेन करने के काम आता है। तो ये इसका इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है। और एंगुलर मोमेंटम का लफ्ज बार बार इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, इसमें एक इसकी कॉमन लाइफ की जो एग्जांपल अभी आसान तरीके से आप स्टूडेंट समझ सकते हैं। बाइक का अगर आपने कभी इंजन खोला हो तो बाइक के इंजन के अंदर जो सा है वो एक शाफ्ट होती है, और वो शाफ्ट एक्सल के साथ बंधी होती है, और वो शाफ्ट उसके अंदर क्या करती है, रिवॉल्व करती है, जिसे आम जुबान के अंदर आप पिस्टन भी कहते हैं। वो भी एक किस्म का फ्लाई व्हील ही है जो रोटेशन को मेंटेन करने के लिए काम कर रहा होता है, जो रोटेशन को फ्लक्चुएशन के साथ एक स्मूथ रोटेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो वो जो पिस्टन की रोटेशन है एक शाफ्ट के अराउंड, वो भी फ्लाई व्हील की एक छोटी सी एप्लीकेशन है। तो फ्लाई व्हील एक बड़ा इन लार्ज सा कॉन्सेप्ट है जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है। तो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो इन स्लाइड्स के अंदर आपको नजर आ रही है। ये स्लाइड आपको इसकी एप्लीकेशन की है, व्हीकल्स और बाइसाइकिल्स में आपको नजर आती है, इंडस्ट्रीज की मशीनरीज में इस्तेमाल होता है, गायरोस्कोपी, शिप्स और स्पेस क्राफ्ट के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये स्लाइड्स जहां पर जो शामिल की हैं मैंने, वो स्टूडेंट्स आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए डिटेल्ड स्लाइड शामिल की हुई हैं। आप बुक के पैराग्राफ को देखें तो बुक ने यही सारी चीजें समराइज करके एक पैराग्राफ में लिखी हुई हैं। फ्लाई व्हील इज अ मैकेनिकल डिवाइस
which consists of heavy wheel with an axle. It is used to store rotational energy, smooth out output fluctuations and provide stability in a wide range of applications such as bicycles and other vehicles, industries, machineries, gyroscopy, ships and spacecraft. When a flywheel spins, its angular momentum resists change to its orientation, maintains stability. This is useful in systems that need precise control over their orientation without external interface. ये वो जो आगे स्लाइड्स थी, ये उन सब की एक समराइज पैराग्राफ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको इस तरह से पॉइंट्स में भी याद कर सकते हैं कि फ्लाईव्हील कहते किसे, फ्लाईव्हील कैसे काम करता है और फ्लाईव्हील की एप्लीकेशन क्या है। ये तीन बातें हमारी बुक में इस फ्लाईव्हील के पैराग्राफ में एक्सप्लेन की हुई हैं। आप इस इमेज का स्क्रीनशॉट ले लें। इस स्क्रीनशॉट के अंदर भी फ्लाईव्हील को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया गया। ये सारी नीचे इसकी एप्लीकेशन है, बाइसाइकिल, इंडस्ट्री मशीन, शिप, स्पेसक्राफ्ट, इन सब के अंदर ये स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, ओरिएंटेशन की। इसी से मिलता जुलता एक और जो हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट शामिल किया गया है वो है गायरोस्कोप। गायरोस्कोप क्या है, ये पूरा बुक का पैराग्राफ है, आगे इसको डिटेल से समझे। इट इज अ डिवाइस दैट मेंटेन इट्स ओरिएंटेशन रिलेटिव टू द अर्थ एक्सिस एंड रेजिस्ट एनी अटेम्प्ट टू चेंज इट। ये फ्लाईव्हील ही की एक एग्जांपल है। इसका इमेज आपको यहां नजर आ रहा है। ये नीचे इसकी बेस है, इस बेस में यहां इसका एक क्या लें एक स्टैंड सा है और स्टैंड्स के दरमियान में एक हैवी किस्म का जो एक व्हील है वो इस एक्सेल के गिर्द रोटेट कर रहा होता है। इसका मकसद क्या होता है, अर्थ की ओरिएंटेशन के, अर्थ के एक्सिस के अगेंस्ट इसकी मूवमेंट को रेजिस्ट करना। गायरोस्कोपी का स्ट्रक्चर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ माउंटेड फ्लाई व्हील्स fitted within the spotted rings। ये दो रिंग्स के दरमियान में जुड़ा होता है, allowing it to rotate freely in a multiple axis। मल्टीपल एक्सिस को आप क्लियर कर लें 360 डिग्री का एंगल। गायरोस्कोपी के अंदर जो फ्लाई व्हील है वो दो रिंग्स में जुड़ा होता है और वो दो रिंग्स के दरमियान में ये एक्सिस 360 डिग्री पर रोटेट कर सकता है। The flywheel is the core spinning element, while spotting rings provide the structural framework। रिंग्स का मकसद सिर्फ एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना होता है जिसके दरमियान में फ्लाईव्हील को हैंग किया जाता है, इसको जोड़ा जाता है, इसको वहां पर स्ट्रक किया जाता है, उसका एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसमें इसको क्या लें कि फिक्स किया जाता है। इसका कोर फंक्शन क्या है, ये ओरिएंटेशन को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये अपनी पोजीशन चेंज के अगेंस्ट रेजिस्ट करता है। इस चीज को आगे चल के एक एप्लीकेशन में मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं कि ओरिएंटेशन के अगेंस्ट ये अपने आप को रेजिस्ट कैसे करता है। इट इवन व्हेन टिल्टेड इट स्टेट लेविएटेड विदाउट फॉलिंग। जब इसमें थोड़ा सा भी टिल्ट आएगा तो ये अपनी पोजीशन को मेंटेन करने का काम कर रहा होता है। ठीक है, ये इसका बुनियादी मकसद है। अब ये स्लाइड एक्सप्लेन करती है कि हाउ इट वर्क। इस स्लाइड पे आने से पहले आप इसकी एप्लीकेशन पे आ जाए। ये एप्लीकेशन वाली स्लाइड से दरअसल आपको कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा और फिर वापस जाके आप इसको देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। अच्छा, ये एयरक्राफ्ट गाइडेंस में काम आता है, ये सबमरीन्स में काम आता है, ये स्पेस व्हीकल्स में काम आता है। इन तीनों जो ये मशीन्स हैं, सबमरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, तो इनमें अगर आप देखें तो नेविगेशन को कोई प्रॉपर निजाम नहीं होता है। एक सबमरीन चलाने वाले पायलट को किस तरह अंदाजा होगा कि उसकी डायरेक्शन मेंटेन है, तो वो गायरोस्कोपी की मदद से अपनी डायरेक्शन को मेंटेन कर रहा होता है। गायरोस्कोपी क्या करता है, अर्थ के एक्सिस के अगेंस्ट अपनी पोजीशन को मेंटेन कर रहा होता है। तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि सबमरीन अपने असल रास्ते से डाइवर्ट हो जाए तो ये गायरोस्कोपी जो सा है वो उसके पाथ के अगेंस्ट अपनी पोजीशन के ऊपर मेंटेन रहता है जिसपे उसको मेंटेन किया होता है, जिससे पायलट को ये अंदाजा हो जाता है या शिप कैप्टन को ये समझ आ जाती है कि गायरोस्कोपी की डायरेक्शन कुछ और है और उसकी शिप जो सी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो उसे अपनी डायरेक्शन और गायरोस्कोपी की डायरेक्शन को अलाइन करने की जरूरत है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है नेविगेशन का। सबमरीन्स के अंदर बड़े बड़े जो शिप्स चलते हैं उसके अंदर समुद्री रस्तों पे। इसी तरह एयर स्पेस सिस्टम में भी
गायरोस्कोपी एक पायलट को, एक एयरक्राफ्ट को अपनी डायरेक्शन को, अपनी ओरिएंटेशन को एक्यूरेट रखने के लिए एक सोर्स प्रोवाइड करता है। तो ये नेविगेशन का एक बड़ा प्यारा निजाम बनाता है। तो गायरोस्कोपी की ये एप्लीकेशन है स्टूडेंट, जो आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से आप क्लियर हो चुकी होगी। तो गायरोस्कोपी में होता क्या है कि ये एक हैवी व्हील होता है। ये कैसे काम करता है? ये एक हैवी व्हील होता है जो दो रिंग्स के दरमियान में मेंटेन होता है। इसका मैस बहुत ज्यादा होने की वजह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बड़ा लार्ज होता है। गायरोस्कोपी ऑपरेट्स ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। व्हेन द फ्लाई व्हील्स spins at a large angular speed, it gains large angular momentum because of its large moment of inertia. इसका moment of inertia यहाँ पर small आना चाहिए, तो ये मिस्टेक है यहाँ पर। जब एंगुलर मोमेंटम, जब आपकी एंगुलर स्पीड लार्ज होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। तो एआई जनरेटेड ये स्लाइड थी जहां पर ये आपको स्टूडेंट्स एक कह लें कि छोटा सा मिस्टेक है, इसको आपने स्मॉल करना है। और जब इसका मैस बहुत ज्यादा होगा, जब हाई स्पीड में ये ट्रेवल कर रही होती है शिप के आगे, तो हवा के प्रेशर से इसका वेट बहुत बढ़ जाता है। उस वक्त इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी इंतहाई ज्यादा स्लो डाउन हो जाती है। तो शिप जब अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है तो गायरोस्कोपी हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से अपनी ओरिएंटेशन को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से पायलट को उसकी डायरेक्शन का अंदाजा होता है। तो ये इसकी स्लाइड की वर्किंग है कि ये कैसे काम करता है। A change in orientation requires a change in angular momentum. To change the direction of large angular momentum, a large torque is required. यानी जो रोटेशनल मोशन है वो भी बड़ी ज्यादा चाहिए होगी, तभी ये अपने आप को रोटेट कर पाएगा, और वो इसको नहीं मिलती, लिहाजा ये अपनी पोजीशन को मेंटेन करता है। तो स्टूडेंट ये गायरोस्कोपी का यूज है। अब आप आ जाए बुक के पैराग्राफ के ऊपर। अच्छा, बुक के पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं। गायरोस्कोपी इज अ डिवाइस which is used to maintain its orientation relative to the earth axis or resist change in orientation। यहां तक इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। It consists of mounted flywheels pivoted in spotted ring. It work on the basis of law of conservation of angular momentum due to its large moment of inertia। ये इसकी कंस्ट्रक्शन बन जाएगी। When the gyroscope spins at large angular speed, it gains large angular momentum. It is then difficult to change the orientation of gyroscopy rotational axis due to its large moment of inertia। ये इसकी वर्किंग का पैराग्राफ आ जाएगा। A change in orientation requires a change in angular momentum. To change the direction of large angular momentum, corresponding large torque is required. Even if gyroscopy is tilt, it still keeps leviated without falling। अगर इसे स्मॉल सा हिलाया जुलाया भी जाए तो ये अपनी पोजीशन को मेंटेन करेगा। Hence it is a reason why a gyroscope can be used to maintain orientation। The main application of gyroscopy are in guiding system of airplanes, submarines, space vehicles in order to maintain a specific direction in space to keep the steady course। अब इस पैराग्राफ को समझने के लिए आप इन स्लाइड्स को देखें। गायरोस्कोपी की डेफिनेशन, अ डिवाइस दैट मेंटेन्स ओरिएंटेशन रिलेटिव टू अर्थ एक्सिस। गायरोस्कोपी क्या है? ये इसका स्ट्रक्चर है। A gyroscopic consists of mounted flywheels pivoted within the spotted rings, allowing it to rotate freely in multiple axes। दरअसल ये एक स्ट्रक्चर के अंदर एक हैवी व्हील एक एक्सेल के अराउंड रखा जाता है जिसका वेट बहुत ज्यादा होता है, और ये अपनी ओरिएंटेशन को इतनी आसानी से चेंज नहीं करता है। ये इसके ऊपर फिर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन भी मार्क की गई होती है, जिससे स्पेस शिप चलाने वाले या सबमरीन पायलट को अपनी डायरेक्शन का भी अंदाजा होता है। वर्किंग की पैराग्राफ है। लार्ज एंगुलर स्पीड होती है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लार्ज होगा, और इसे रोटेट होने के लिए लार्ज टॉर्क रिक्वायर्ड होगा। तो इसको स्टूडेंट हम रीड कर लेते हैं यहाँ पे। The gyroscope operates on the law of conservation of angular momentum. When flywheel spins at large angular speed, it gains large angular momentum because of its moment of inertia large. It becomes very difficult to change the orientation of gyroscopy। यहाँ इस लाइन में सारा आंसर मौजूद है। एप्लीकेशंस की स्लाइड पर अगर आप आए
तो आप देखें, एयरक्राफ्ट की एप्लीकेशन है, सबमरीन की एप्लीकेशन है, स्पेस व्हीकल की एप्लीकेशन है। एयरक्राफ्ट, सबमरीन या स्पेस व्हीकल के बिल्कुल हेड पे गायरोस्कोपी लगी होती है। इसके ऊपर फिर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की डायरेक्शंस भी मार्क होती हैं। तो स्टूडेंट, होता क्या है कि जब सबमरीन अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है तो गायरोस्कोपी का व्हील अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, वो नॉर्थ के पॉइंट पे ही अपनी ओरिएंटेशन को मेंटेन कर लेता है, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ज्यादा लार्ज होता है कि उसकी एंगुलर स्पीड इंतहाई ज्यादा कम हो जाती है। और इंतहाई ज्यादा कम होने की वजह से वो स्पेसशिप या सबमरीन के साथ रोटेट नहीं करता है। जब वो रोटेट नहीं करता, अपनी ओरिएंटेशन को मेंटेन करता है, तो पायलट को अंदाजा रहता है कि वो अपनी एक्चुअल जो लाइन है उससे कितना डाइवर्ट हो रहा है और उसने कितने एंगल के ऊपर टर्न लिया और उसने कितने एंगल के ऊपर वापस आना है। तो ये सारी इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो जिनका सिर्फ हमारी बुक के ऊपर तो नाम जिक्र किए हुए, यहाँ पर जो है उनकी थोड़ी सी स्लाइड्स में आपको डिटेल भी नजर आ रही है। तो स्टूडेंट, ये कंप्लीट इमेज है जो गायरोस्कोपी की एप्लीकेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो आप इसको भी अपने पास सेव कर सकते हैं, इसको आसानी से याद करने के लिए। जहां तक स्टूडेंट एप्लीकेशन का ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, आपने लेक्चर अगर कंप्लीट सुन लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें। फेसबुक पेज के ऊपर मैं एग्जाम से रिलेटेड तमाम अपडेट आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर आपको मिल सके और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। आज के इस लेक्चर से सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।